तो स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे मित्रों। और आइए हम सब आज परः सन्निकर्षः संहिता हलुनन्तराः संयोगः और सुप्तिङन्तम् पदम, इन तीन सूत्रों का हम सब अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, आप सब लघु सिद्धांत कौमुदी लेकर के बैठेंगे, साथ में एक कलम और एक कॉपी। परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञ होती है। मित्रों, जब भी आपसे पूछा जाए आपसे कि यह सूत्र कैसा है, किस प्रकार का, तो आप कहेंगे संज्ञा संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। ये संज्ञा सूत्र है। कैसा? संज्ञा सूत्र, संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इस सूत्र की व्याख्या, परः जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ठीक है। परः जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक। और ये देख लीजिए, संहिता संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। और यहाँ पर परः फिर क्या है? सन्निकर्षः। सन्निकर्षः भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो दो हो गया, दो पद, परः एक पद, दूसरा पद सन्निकर्षः, तीसरा पद यहाँ है संहिता। ठीक है। पर का अर्थ क्या है? अर्थात पर अर्थात अत्यंत, सन्निकर्षा माने सामिक। ठीक है। इन दोनों की क्या होती है? संहिता संज्ञा। तो संहिता भी जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का, पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का, सन्निकर्षा भी और संहिता भी। तीन पद है इस सूत्र में। कितने पद हैं? तीन पद हैं। जो यदि कोई आपसे पूछे इस सूत्र में कितने पद हैं, तो इस सूत्र में तीन पद हैं। प्रथम पद हो गया आपका परः, ठीक है, द्वितीय सन्निकर्ष और तृतीय संहिता। पहला पद क्या हो गया? परः, दूसरा सन्निकर्ष, तीसरा संहिता। यह सूत्र क्या कहता है कि जब वर्णों की अत्यंत निकटता हो, आपस में परस्पर नजदीक में दो जब वर्ण हो, परस्पर निकटता हो, तो बोले उसकी क्या होती है? उन दोनों की संहिता संज्ञा होती है। दो वर्णों के मध्य क्या कहते हैं? दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का यदि व्यवधान हो, तो बोले आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता। यही अत्यंत समीपता अर्थात संहिता कहलाती है। परः प्रथमा विभक्ति एक वचन का मैंने बता दिया, और जो सन्निकर्ष है ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का, संहिता भी प्रथमा विभक्ति। बहुत सरल सा सूत्र है ये, और संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। आइए इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा सूत्र हलुनन्तराः संयोग। यह संयोग संज्ञा सूत्र है। ठीक है। कैसा सूत्र है ये? संयोग संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। ठीक है। अजभीर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा सूत्र। कहते हैं अचों के व्यवधान से रहित। अच मतलब होता है स्वर मित्र, तो वही स्वरों के व्यवधान से रहित हलों, हल अर्थात व्यंजन वर्ण, तो बोले व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। यह सूत्र किस प्रकार का है? तो संयोग संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। संयोग संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। सूत्र क्या कहता है कि अजभीर व्यवहिता, अजभीर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा सूत्र। आइए हम पहले पदच्छेद करेंगे। इस सूत्र में कितने पद हैं? तो हलोनंतराः संयोग जो सूत्र आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप हलः को लीजिए। हलः जो है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। हल, हलौ, हलः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का हो गया हलः। अनंतराः जो है ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। ठीक। हलः अनंतराः, फिर संयोग। संयोग जो देख रहे हैं ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, अर्थात इसमें तीन पद है। कोई पूछे आपसे इस सूत्र में कितने पद हैं, तो आप क्या कहेंगे? तीन पद हैं। अब कहते हैं हला जो है यह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, अति प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। हल, हलो, हला। और अनंतरा भी आपको मैंने कहा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का और संयोग। तो कहा जो व्यंजन वर्ण है, ठीक है, और कैसा? तो कहे अच
अचों के व्यवधान से रहित उन व्यंजन वर्णों की क्या होगी? संयोग संज्ञा। यदि केवल व्यंजन ही व्यंजन वर्ण होंगे तो उन व्यंजन वर्णों की ही संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहते हैं ये शाम अंते अनंतरा। समास देखिए, इसमें बहुब्रीहि समास है हलोनंतरा में। बोले जिसके अंत में, ये शाम अंते, ठीक है, येषाम अंत, येषान्तेनन्तरा बहुव्रीहि समास, अर्थात अनंतरा का अर्थ क्या है? जिनमें अंतर का व्यवधान न हो। न अंतरः इति अनंतराः, इसलिए कहे जिनमें अंतर का व्यवधान न हो ऐसे हल। ठीक है ना, हला, हला समझ रहे ना, हल वर्ण व्यंजन, बोले उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा। तो ऐसे हल जो है संयोग संज्ञक होते हैं। व्यवधान सदैव विजातियों का ही होता है मित्रों, समजातियों का नहीं होता। एक ही जैसा वर्ण यदि रहे तो वहां व्यवधान नहीं होता है। किंतु यदि व्यंजन के दो व्यंजन वर्ण है किंतु बीच में यदि स्वर आ जाए तो व्यवधान हो जाएगा। हल के विजातीय क्या है? अच है। हल मतलब व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण के विजातीय स्वर वर्ण है, अच है। अतः यदि हल अचों के व्यवधान से रहित होंगे तो ध्यान दीजिएगा, यदि हल वर्ण व्यंजन वर्ण यदि अचों के व्यवधान से रहित होंगे, अर्थात यदि स्वर नहीं होगा तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। यदि आपको केवल व्यंजन ही व्यंजन वर्ण दिख रहे हैं तो आप क्या समझेंगे? उन वर्णों की क्या होगी? संयोग संज्ञा। किस सूत्र से? हलोनंतराः संयोग। सूत्र में हला पद में बहुवचन विवक्षित नहीं है किंतु जाति में बहुवचन किया गया है। ठीक है, हला इस पद में बहुवचन विवक्षित नहीं है किंतु जाति में बहुवचन किया गया है। इसमें दो या दो से अधिक हलों की क्या संयोग संज्ञा की जाती है। यथा इंद्र है ना। अब इस पद को ले लीजिए आप, किस पद को? इंद्र पद। इस इंद्र पद में करें नकार दकार और रेफ की, तथा यहाँ पे तीन वर्णों की संयोग। पहले क्या है? इंद्र में ई के बाद क्या है? आधा न है, और न के बाद फिर द है। मतलब कहने का न और द, इन दोनों की क्या हो गई? संयोग। न, द और फिर र है, तीन है, नकार दकार और रेफ। उसी तरह आगे कहते हैं क्रष्टु में भी जो है शकार है और टकार है और फिर रेफ है, किंतु क है उसके बाद क व्यंजन है, व्यंजन और क, फिर र, क्र, फिर श, फिर टू, ट, फिर उकार। ठीक है विसर्ग। तो इसकी संयोग संज्ञा समझनी चाहिए। ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक हल की संयोग संज्ञा नहीं होती, अपितु संपूर्ण हल समुदाय की ही होती है। जितने हल वर्ण होंगे एक साथ, पूर्ण संपूर्ण समुदाय की जो है, पूरे व्यंजन वर्ण समुदाय की होती है संयोग संज्ञा। ठीक, फिर चाहे वह हल समुदाय दो हो, ठीक है, दो हलों का हो या दो से अधिक हलों का हो। आइए हम देखते हैं संज्ञा सूत्र। अब शुभ तिङंतम पदम है, शुभ तिङंतम पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। पद संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। कहते हैं सुबंत और तिङंत शब्द स्वरूप की पद संज्ञा होती है। ठीक है, शुभ तिङंतम पदम को देखिए, शुभ तिङंतम जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है रूप शुभ तिङंतम, और दूसरा जो पद है ये है पदम। दो पद है इस सूत्र में, पहला शुभ तिङंतम, दूसरा पदम। पदम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सुप च तिंग च सुप तिंगो इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ सुप भी है और तिंग भी है, दो प्रत्यय की बात की जाए, एक सुप प्रत्यय की एक तिंग प्रत्यय की। तो सुप च तिंग च सुप तिंगौ द्विवचन में हो गया। कैसा समास है? इतरेतर द्वंद्व। सुप तिंगौ अंतौ, सुप तिंग है अंत में, यस्य जिसके, सुप तिंगौ अंतौ यस्य तत् सुप तिङंतम, जिसके अंत में सुप तिंग हो। ठीक है, तो यदि इस तरह से पूरा कहें शुभ तिङंतम तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया, बहुव्रीहि समासः।
ठीक है। अर्थात तिङंतम कहने का अर्थ समझिएगा, सुबंत और तिङंत शब्द स्वरूप की क्या होती है, पद संज्ञक होते हैं। ये सुबंतम और तिङंतम जो पद स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, यदि सुप प्रत्यय किसी शब्द के अंत में है, उससे बनता है जब शब्द, तो वो पद संज्ञक कहलाएगा। ठीक है, अर्थात वह एक पद हो जाएगा। राम बनाते हैं, राम शब्द से सुप प्रत्यय का विधान करके जब राम बन जाता है तो राम एक पद हो गया। उसी तरह भवती आदि, पठती आदि हम तिंग प्रत्यय का विधान करते हैं पठ आदि धातु के साथ। तो जब पठ आदि धातु के साथ तिंग प्रत्यय करके जब हम पठती बनाते हैं तो वह भी एक पद हो जाएगा। ठीक है, क्रियापद। तो अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि शब्दानुशासन का विषय होने के कारण सुप्तिङंतम पद का शब्द स्वरूपम विशेष अध्याहार कर लिया जाए। सुबंत प्रकरण में ध्यान दीजिएगा, सुबंत प्रकरण में सौजस मोट सूत्र में सु औजस अम और षष्ठाभ्याम जी हाँ मित्रों, यहाँ इस सूत्र में आप देखिए सुप्तिङंतम पदम की बात कही जा रही है। तो आपको लगेगा इस सुप्तिङंतम का अर्थ क्या हुआ, तो सुप और तिंग दो प्रत्यय की बात कही जा रही है। सुप प्रत्यय के अंतर्गत कितने आते हैं प्रत्यय, ये देखिए। सुप कहने से देखिए सु औजस 3 हो गया, सु औजस 3, अम और सस 3 3 6, टाभ्याम भीष 6 और 3 9, ङेभ्याम भ्यस 9 3 12, ङसिभ्याम भ्यस 12 और 3 15, ङस और आम 15 और 3 18, ङी और सुप ये 21 प्रत्यय मित्रों सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। सुप प्रत्याहार अर्थात सु से लेके ये सूत्र देख ले, स्व दस मोट षष्ठाभ्याम भीष्भ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसो साम न्यो सुप, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं सूत्र में, अर्थात ये जो स्व जस मोट लिखा हुआ एक सूत्र है। ठीक है, जो कि सुबंत प्रकरण में आता है। स्व जस मोट षष्ठाभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस न्यो साम न्यो सुप। आगे देखते हैं, तो कहते हैं 21 प्रत्यय और तथा तिङंत, तिङंत प्रकरण के सूत्र में, इस सूत्र को आपको याद करना होगा। आप जब तिङंत प्रकरण निकालेंगे, सुबंत प्रकरण निकालेंगे, तो वहां आपको देखने को मिलेगा देखिए यहाँ तोड़ करके बता दिया गया है। तो अताम झ था साथाम ध ईड वही मही। ठीक है मित्रों, हम सब इन दोनों सूत्रों को देखेंगे। पहले आप सुप्तिङंतम पद के इस सौजस मोट षष्ठाभ्याम भीष भ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम नौशु अष्टाध्यायी का जो है ये चौथे पाद का चौथे अध्याय का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र, और जो तिप्त झिप की बात की जा रही है, तिप्त झी शिप्तस्थमी की, इसको देख लीजिए इस सूत्र को भी। तिप्त झी शिप्तस्थमी बस मस्ता तांझ था सा थाम ध्व मेड वही मही, मतलब ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 78वां सूत्र है। कहने का मतलब वरदराजाचार्य जी जो है इन सूत्रों को जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में रखे हैं, और पद संज्ञा विधायक ये सूत्र है, और इसमें दो प्रत्यय की बात की गई है, एक सुप और दूसरा तिंग। सुप पहला सुप प्रत्यय और दूसरा तिंग। तो सुप के अंतर्गत आपने देख लिया सु ओजस अम और षष्ठाभ्याम भीष्भ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नसोसाम न्योसु, और तिंग प्रत्यय के अंतर्गत देख लीजिए कौन कौन आते हैं। तिप्तझी शिप्तस्थ मिप वस्मस त आताम छ थस आथाम ध्वम इड वही मही। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। तो साथियों 3 प्रत्यय 18 हैं, आपने देखा। ये सुप या तिंग जिनके अंत में रहे, ठीक है, जिनके अंत में लगते हैं, तो कहे ये सुप या तिंग जिनके अंत में लगते हो उन्हें पद कहा जाता है। जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगते हैं उसे सुबंत, सुप अंतः सुबंत, ठीक है ना, या संज्ञा पद कहा, और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय लगते हैं उसे तिङंत, तिंग अंतः तिङंत, ठीक है, यह क्रियापद कहते हैं। अब यहां देखिए सुबंत के लिए जैसे राम, हाँ ठीक है,
पुरुषः, देवस्य, कृष्णस्य, देवः आदि जो है ये सारे सुबंत पद है। और जो पठती, गच्छति, खादती, चलती, धावती, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये तिङंत पद है, जिसके अंत में तिप, तस, ची, सिप, थस, थ, मिप, वस्मस, ये 18 प्रत्यय जिसके अंत में होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके तिङंत। और उधर 21 प्रत्यय आपको जो मैंने कहा वो हो जाएंगे सुबंत। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन प्रत्ययों से युक्त संपूर्ण समुदाय की पद संज्ञा होती है। जैसे राम, पूरे राम एक पद हो गया, ठीक है, पुरुषः, ठीक है, देवस्य पूरा पद बन गया। उसी प्रकार आप पठती ले लीजिए, धावती ले लीजिए, क्रीडती ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से मित्रों आज हम लोगों ने 3 सूत्रों का अध्ययन किए हम लोग। कौन कौन? एक परः सन्निकर्षः संहिता, दूसरा हलुनंतराः संयोगः, और तीसरा हम लोगों ने अंतिम सुप्तिगंतम पदम, जो कि अष्टाध्यायी का जो है प्रथम अध्याय का चौथे पाद का 14वां सूत्र है। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे संधि प्रकरण। मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।